हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गोल्डन चांस विदारन चैनल में। मैं आपके सामने आज एनसीईआरटी का 7th लेक्चर लेके आया हूँ, जो पार्ट 5 का है। ठीक है, जो कल 45 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, आज उसके आगे हम क्लियर कराने वाले हैं। ठीक मित्र, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें क्लियर कर ली है। अब हम लेके आए हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मीन्स होता है जलमंडल। अब हम जलमंडल के बारे में क्लियर करेंगे, है ना। देखो, वायुमंडल हो चुका, बायोस्फीयर हो चुका, जिसे हम जीवमंडल कहते हैं, स्थल मंडल हो गया, है ना। तो ये जलमंडल, स्थल मंडल, अब जलमंडल की बात आ गई, है ना। तो जलमंडल भी एक ऐसा पार्ट है। द अर्थ इज द कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट्स। देखो, जो हमारी पृथ्वी है, जो मून अर्थ है, अगर हम इसको स्पेस से देखते हैं तो इसको देखने में कैसी लगती है। तो स्पेस से, अंतरिक्ष से देखने में ये ब्लू और ग्रीन लगती है। तो इसीलिए इसे ब्लू प्लेनेट अगर कहा जाता है, उसका रीजन ये है कि हमारे अर्थ पर मतलब जो जल का रिसोर्स है, मतलब हमारा जो जल है 71% है। कितना है? 71%। इस वजह से यही रीजन है जिसके कारण हमारा जो ग्रह है, यह नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो ग्रीन ग्रास होती है, हरी घास की वजह से फील्ड है, स्थल मंडल है, स्थल मंडल की वजह से ये ग्रीन प्लेनेट भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखना। ये वो जो स्थल मंडल है वो कितने भागों में पाया जाता है, तो आप वाटर कवर्ड पूछ सकते हो कि जो हमारा अर्थ है कितना जल से घिरा हुआ है। तो हिंदी में अगर पूछा जाए 71%, मतलब 71%। ठीक है। तो और जो लैंड वाला भाग है, पार्ट्स है अर्थ का, वो 29% यानी 29% है ना। तो हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट्स ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स, मतलब सबसे अधिक है। ये चीज़ याद रखिए। ये जो सबसे ज़्यादा जल है अगर पूछा जाए तो ओशियन में है, महासागरों में है, फिर उसके बाद में रिवर्स में है, लेक में है। इस तरीके से हमारा जल पाया जाता है और लेक में। और फिर आइस इन द ग्लेशियर, जो बर्फ जमी हुई है बहुत भारी मात्रा में हमारे अर्थ पे, जो ग्लेशियर बनकर पिघलते हैं। मतलब बर्फ जो जमी हुई है हमारी यहाँ, देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो अर्थ है, वहाँ पर तो पूरा आइस की बेल्ट ही पाई जाती है, सिर्फ जमी हुई है। और ये धीरे धीरे जब टेम्परेचर हाई होता है या हम हिमालय पर जाते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई, आइस जमी हुई है, जो ग्लेशियर के रूप में हम पिघलते हैं, फ्लो करते हैं। बाढ़ के रूप में कभी कभी ज़्यादा पिघलने लगती है तो काफ़ी जल भराव हो जाता है। अंडरग्राउंड की वाटर की अगर बात करें तो बहुत कम मात्रा में भरा हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी है। जैसे समुद्री वगैरह जल बहुत है। ठीक है। ये एटमॉस्फेयर हम जिसे बात कर चुके हैं कि एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल ये कंप्राइज हाइड्रोस्फीयर कुछ जल का जो मात्रा है वायुमंडल में भी पाई जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद में ये एक काम भी रिसर्च के रूप में करता है। जो वायुमंडल है हमारे जल को शुद्धिकरण का काम करता है ना। फिर दूसरी चीज़ आती है 97% जो हमारे अर्थ का समुद्री सतह में 97% जल पाया जाता है समुद्र में, है ना, जो महासागरों में पाया जाता है। जो स्लेटी है, सबसे खारा, जो हमारे वाटर का जो पार्ट है, अगर पूछा जाए कि ऐसे आप समझ सकते हो 100% वाटर का पार्ट है। 100% है, तो 100% में मतलब 97%, जो 97% है वो स्लेटी मतलब खारा पानी है। और जो 3% बचा के जाके आपका 3% वो आपका यूजफुल मतलब पीने योग्य है।
आप 3% पानी जो है पीने योग्य है, आप पी सकते हो। तो समझ में आ रही होगी बात। जैसे रिवर है, पाउंड्स हैं, तालाब वगैरह हो जाते हैं, तो इनका पानी आप यूज में ले सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन अगर अदर पूछा जाए कि जो 97% है वो आप नहीं पी सकते। तो ये लार्ज प्रोफेशन ऑफ द रेस्ट वाटर मतलब इस तरीके से है। तो बहुत ज़्यादा आइस शीट्स मतलब बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, जो ग्लेशियर के रूप में भी जम होकर निकलता है। बहुत ही छोटा सा परसेंट है जो हम फ्रेश वाटर, ताज़ा वाटर पीने के काम आते हैं। देखो अब यहाँ पर समझ सकते हो आप कि ये ओशियन है। ओशियन का यानी कि 97%.2 ये आपको इंडिकेट कर रहा है। ये मैप जो दे रखा है, 1 मिनट समझा देते हैं। ये नहीं, ये देख लीजिएगा, ये जो मैप दे रखा है यहाँ पर, ये आप 97%.2 दे रखा है जो वाटर है, तो ये है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेश वाटर कितना दे रखा है जो पीने योग्य पानी है, आप समझिएगा। स्टोर्ड इन द सीट्स, एक ग्राउंड वाटर है। ये ओशियन का मतलब 97% है, और फिर 2.3% ये ग्राउंड वाटर नीचे पृथ्वी की सतह में पाया जाता है, और 77% जो है ये झीलों वगैरह, पाउंड वगैरह में पाया जाता है। 2.5% ये आपका रिवर्स में पाया जाता है। तो अगर जो पीने योग्य पानी है वो है आपका 0.03%, यानी कि फ्रेश वाटर जो हम लोग ड्रिंकिंग करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप ये मैप्स दे रखा है आपको, इसमें समझाया गया है जो कॉन्टिनेंट है हमारे महाद्वीप, उसको क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम उसका मापक ले सकते हैं कि कौन कितनी एरिया में, कितनी रेंज में है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आती है कि जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, जो लार्जेस्ट एरिया कवर करता है एशिया कॉन्टिनेंट। सेकेंड नंबर पर हम देख सकते हैं मैप में, सेकेंड नंबर पे जो हमारा आता है, ये देखो लार्जेस्ट एशिया हो गया तुम्हारा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पर अफ्रीका हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन। उसके बाद में आप ये काउंट कर सकते हो, ऐसे नहीं तो ऐसे काउंट कर सकते हो। यहाँ पर इस लाइन में 666 है, यहाँ पर 18 दे रखे हैं पार्ट्स, इसमें काउंट कर सकते हो कितने पार्ट्स दे रखे हैं। तो इस वजह से आपको अगर कंफ्यूजन लगता है कभी भी कि हम समझ नहीं पाते हैं, तो ये 3 हो गए पार्ट्स इसमें कामा। इसमें देखो 1/4 ये हो गए, 4th 6 और 10 इसमें है। क्लियर, यूरोप में 10 यूरोप में, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि ये उसके बाद में ये थर्ड है, थर्ड के बाद में ये फोर्थ मान लिया जाएगा, साउथ अमेरिका फोर्थ आ जाएगा, है ना। और फिर फोर्थ और फिफ्थ अंटार्कटिका आपका आ जाएगा, जो आइस स्लेट है, यहाँ पर बर्फ जमी हुई है अंटार्कटिका। ये 13 पार्ट्स इसमें दे रखे हैं, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर 6 7, यहाँ पर 8 ही, ऑस्ट्रेलिया 8 है, तो यानी कि यूरोप 6th पर आएगा, यूरोप 6th पर आएगा, ऑस्ट्रेलिया 7th पर आ जाएगा। तो आप इससे क्लियर कर सकते हो, इसलिए ये मैप दिया गया है जिससे आप कंपेरेटिव कर सकेंगे कौन सा फिगर हाईएस्ट है, कौन सा मतलब कॉन्टिनेंट जो पार्ट है अर्थ के 7 पार्ट में डिवाइड है हमारी अर्थ, अगर स्थल मंडल में पूछा जाए। ठीक है, तो ये हम डिवाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन हाईएस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है। क्लियर, आगे हम बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप फिगर समझ सकते होंगे, और यहाँ पर दे भी रखा है यूरोप कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ये लगभग थोड़ा ही
डिफरेंट है, बाकी ठीक है। अब देखो डिस्प्यूट अगर किया जाए तो ब्लू प्लेनेट, इसे नीला ग्रह वाटर के रूप में जाना जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं ओशियन, प्रमुख ओशियन के विषय में। जो हमारा हाइड्रोस्फीयर बना है, जो अर्थ बनी है हमारी, ओशियन का क्या रोल रहता है? तो ओशियन का रोल रहता है, द ओशियन वाटर इज द ऑलवेज मूविंग। जो समुद्र, देखो इसमें एक एयर का भी रोल रहता है, जिसके कारण ये एयर से वाटर वाष्पीकरण होता है और जाकर स्काई में संघनन होता है, उसके बाद में ये बरसता है, ठीक है। तो इसके कारण ये फिल्टर होता है। 3 चीफ मोमेंट, इसके 3 प्रमुख कारण है ओशियन में। देखो नंबर वाटर्स है ना, जो वेव्स लहरें होती हैं, उठती हैं, टाइड्स, फिर ओशियन करंट है ना, 5 मेजर ओशियंस, फिर पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशन। देखो 5 मेजर प्रमुख जो महासागर हैं उनके नाम भी दे रखे गए हैं। कौन सा? देखो पैसिफिक, जो फर्स्ट नंबर सबसे हाईएस्ट ओशियन है, जिसे हम प्रशांत महासागर जानते हैं, है ना। फिर अटलांटिक ओशियन, जिसे हम अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। फिर द इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। साउथर्न ओशियन, जो साउथ एशिया के नाम, साउथ महासागर के नाम से जाना जाता है, मतलब दक्षिणान एशियन। फिर अंटार्कटिका ओशियन, आर्टिक ओशियन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारे हो गए महासागर के नाम। जो प्रेफिक्स ओशियन है वो लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा है, ये तो हम पहले क्लियर कर चुके हैं। ये मान लो आप स्प्रेड कर लिए ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। ये अर्थ पृथ्वी पर लगभग जो जल का क्षेत्र है उसका 3 भाग घेरे हुए हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा केवल बचता है। तो यहाँ पर जो सबसे लार्जेस्ट, अगर सबसे हाईएस्ट स्टेज पूछा जाए गर्त कौन सा है, तो मैरियाना गर्त है, जो आपका प्रेफिक्स ओशियन में पड़ता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि प्रशांत महासागर में सबसे गहरा जो गर्त है, बिंदु है पृथ्वी का, वो मैरियाना गर्त है, डीपेस्ट, है ना। पार्ट ऑफ द अर्थ, फिर लाइन्स, फिर ओशियन ऑलमोस्ट सर्कुल। देखो जो एक सर्किल के सर्कुलर है, एक गोलाकार है शेप, उस तरीके से महासागर घेरे हुए। फिर हम बात करते हैं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की। देखो नॉर्थ और साउथ अमेरिका सराउंड है, अगर हम देखा जाए तो ये मैप में आप देख सकते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। ये लोकेशन कॉन्टिनेंट चारों ओर से इसका प्रशांत महासागर घेरे हुए, यहाँ से देख सकते हो आप, इसी में से नॉर्थ दे रखा है और ये साउथ दे रखा है। तो दोनों ओशियन है, दोनों कॉन्टिनेंट है, दोनों कॉन्टिनेंट के इस साइड में, इस वाले साइड में ये क्या है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, है ना। ये भी पैसिफिक ओशियन। अगर आप 2D मैप में देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, अगर 3D मैप में देखेंगे तो एक ही तरफ आपको नज़र आ जाएगा प्रशांत महासागर, ठीक है। तो मैप का भी बहुत रोल रहता है। 3D मैप मतलब जो ग्लोब वाला होता है वो 3D मैप कहलाता है। जैसे हम दीवार पे या किसी पेपर पे बना लेते हैं मैप, वो 2D मैप कहलाता है, ठीक है। नक्शा, है ना। फिर हम बात करते हैं यहाँ कहने का मतलब जो अटलांटिक सेकेंड लार्जेस्ट, ये दूसरे नंबर पर। फर्स्ट लार्जेस्ट अगर पूछा जाए तो पैसिफिक ओशियन हो गया, सेकेंड लार्जेस्ट अटलांटिक ओशियन हो गया, है ना, विश्व में, है ना। समझ में आ गई बात। वर्ल्ड की बात चल रही तो साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न
ये वेस्टर्न साउथ अमेरिका जो है पश्चिम में है। पश्चिम साइड जो साउथ अमेरिका की उस तरफ प्रशांत महासागर पड़ता है। यूरोप में देखो आप, यूरोप एंड अफ्रीका और द ईस्टर्न, ये ईस्टर्न साइड में पड़ता है ना। जो हमारा हेमिस्फीयर है, गोलार्ध है, उसके ईस्टर्न साइड में पड़ते हैं दोनों का कॉन्टिनेंट। कौन? यूरोप और अफ्रीका। फिर कोस्टल लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन की सबसे हाई इंडिकेटेड लाइन है जो इरेगुलर इंडिपेंडेंट कोस्टल लाइन्स प्रोवाइड कराती है डी लोकेशन। ये नेचुरल हार्बर्स ऑफ पार्ट है। ये देखो सबसे बड़ा बेसिस है अगर पूछा जाए महासागरों का। करते हैं इंडियन ओशियन की, जो भारत के पास पड़ता है, भारत के निचली साउथ में पड़ता है। वो भारत, इंडिया जो है, हमारे इंडिया के साउथ में अगर कोई ओशियन है तो इंडियन ओशियन है, राइट। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इंडिया के पास रह रहे हो तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर कहीं पूछा जाए तो आप क्लियर तो कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया के जो साउथ में जो ओशियन है वो इंडियन ओशियन है। क्लियर है? हिंद महासागर है दक्षिण में, है ना, भारत के। फिर ऑलमोस्ट ट्रिंगुलर, मतलब ये ट्रिंगुलर है, जिसे हम कह सकते हैं प्रायद्वीप। क्या कह सकते हैं? प्रायद्वीप, या एक त्रिभुजाकार, है ना, आकार के रूप में घेरे हुए है, अर्थ बाउंड है। एशिया देखो वेस्ट में पड़ता है, अफ्रीका एंड ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में पड़ता, ठीक है। अफ्रीका वेस्ट में बाउंड करता है ना। और एशिया नॉर्थ में बिल्कुल पड़ता है। क्लियर हो चुका होगा। एशिया नॉर्थ में पड़ता है, बाउंड किए हुए है। अफ्रीका वेस्ट में बाउंड किए हुए है, और ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में पड़ता है। तो अब साउथर्न ओशियन की बात करते हैं। इन सर्कुलर कॉन्टिनेंट ऑफ, ये जो अंटार्कटिका है इन सर्कुलर है, इसका कोई सर्किल नहीं है, घुमावदार नहीं है, चक्राकार नहीं है। तो नॉर्थवार्ड ये 6 डिग्री साउथ लॉन्टिट्यूड पर बनता है। कौन सा? देखो साउथर्न जो एशिया है ओशियन है, महासागर, अगर कितनी डिग्री पर बनता है तो आप 60 डिग्री याद रखोगे, 60 डिग्री पर बनता है। आर्टिक ओशियन, अब देखो हम आर्टिक ओशियन लोकेट, अगर पूछा जाए लोकेटेड कहाँ पर है, आर्टिक सर्किल के पास में है, सराउंड नॉर्थ पोल पर, मतलब दक्षिण में है। उत्तरी ध्रुव है ना, वहाँ पर ये स्थित है आर्टिक ओशियन। फिर कनेक्ट अगर पूछा जाए तो प्रीफिक्स प्रशांत महासागर से है, बहुत सकरा, थोड़ा सा स्ट्रेच है ना, और सैलो वाटर, बहुत स्लोली, धीरे धीरे, अच्छा वाटर। फिर बाउंड ऑफ नॉर्थ एंड कोस्टेड, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, मतलब जो उत्तरी अमेरिका है, और यूरेशिया, मतलब यूरेशिया हम किसे बोलते हैं? यूएशिया, और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया, एशिया बोलते हैं। क्लियर है? आई होप। फिर आगे हम बढ़ते हैं एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं, जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल का रोल क्या है हमारे अर्थ पे। तो वायुमंडल का जो रोल है, देखो अर्थ को जो घेरे हुए, सराउंड किए हुए है, उन लेयरों के बारे में मुझे मालूम होना चाहिए। उसको मालूम तो है हमें कौन सराउंड किए, एटमॉस्फेयर मतलब सराउंड किए हुए, जैसे हम वायुमंडल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन जो लेयर हैं, लेयर इस प्रकार डिवाइड है। एटमॉस्फेयर की गैस है, कुछ गैसें ऐसी हैं जो विषैली भी हैं, हार्मफुल हैं, यूजफुल भी हैं। तो वो लेयर के हिसाब से उन साइंटिस्ट ने डिवाइड कर रखा है, जिससे हमें समझने और पढ़ने और
काफ़ी चीज़ों की जानकारी में यूजफुल है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो लाइंस हैं एयर की वो कितनी बाउंड्री में है। ये आप मैप दे रखा है स्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल। जो हमारी अर्थ है, अब देखो हम थोड़ा ओवरव्यू दिखाते हैं आपको, ये समझिएगा। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। और फिर ये अर्थ का ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा, पर आप समझ लीजिए ये जो लेयर, ये लेयर हो गई आपकी, ये ट्रोपोस्फीयर की लेयर हो गई। दूसरी लेयर हो गई आपकी कराने की कोशिश करेंगे। आप समझ लीजिएगा, एक बार दोबारा बना देते हैं। ये पहला, ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक। अर्थ के बाद में अगर हम बात करें, ये आपको ट्रोपोस्फीयर की लेयर हो गई। ये मतलब वायुमंडल का घेरा जो हम बना रहे हैं। वायुमंडल का घेरा मान लो, ठीक है। ये ट्रोपोस्फीयर हो गया। क्या हो गया? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के बाद में ये आपका स्ट्राटोस्फीयर, और फिर ये आ गया आपका मेसोस्फीयर। कौन सा स्फीयर? मेसोस्फीयर। और फिर ये आ गया आपका, तो ये जो पहला स्फीयर है इसको हम बोलेंगे स्थल मंडल। पृथ्वी ये हमारी बीच वाली हो गई। ये हो गया आपका, एक मिनट ऐसा समझिएगा, ये हो गया हमारी अर्थ बीच वाली, ठीक है। ये जो दूसरी वाली लेयर है, यहाँ से यहाँ तक है जो लेयर, ये हमारा स्थल मंडल का भाग कहलाता है। मतलब 0 से लेकर 10 किलोमीटर, मतलब जब हम आकाश की ओर बढ़ेंगे तो स्थल मंडल 10 किलोमीटर तक है ना। फिर हम स्ट्राटोस्फीयर के इसी तरीके से हम जब बढ़ेंगे 10 के ऊपर, जब 10 किलोमीटर के ऊपर हम ऊपरी सीधा चले जाएंगे। किसी एयरप्लेन से हमें जाना हो तो 10 किलोमीटर ऊपर जाइए आप। 10 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में जैसे आप बढ़ोगे 50 किलोमीटर तक, तो आपको मिलेगा स्ट्राटोस्फीयर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। क्लियर है? समताप मंडल, ये वाली लाइन आप देख लीजिए, ये यहाँ से दोनों, ये यहाँ से डिवाइड है ना, ये समताप मंडल वाली लाइन हो गई। फिर हम बात करेंगे मेसोस्फीयर, ये आयन मंडल की बात होती है, ठीक है। ये आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो मेसोस्फीयर, वो आयन मंडल कहता है, मध्य मंडल हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है थर्मोस्फीयर। तो इसका मतलब होता है कि ब्रह्मंडल, यहाँ पर उष्ण मतलब गर्म ज़्यादा होती है। जैसे आप एक्सप्लोसोस्फीयर पे पहुँचेंगे तो आपको हाईएस्ट टेम्परेचर का, वहाँ का टेम्परेचर इतना होगा, मतलब 1000 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। 1000 डिग्री, मतलब 1000 डिग्री का मतलब जानते हो कितना होता है? कि आदमी 1000 जब डिग्री टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर आदमी बिल्कुल राख हो जाएगा, समझे। यहाँ पर बर्निंग कितनी पर होने लगती है? अगर 100 डिग्री पर बर्निंग होने लगती है ना। पानी कब खौलता है? कितने टेम्परेचर पर खौलता है? तो कितना खौलाया जाए, कितना हीट टेम्परेचर किया जाए जब पानी खौलता है? तो आप 100 डिग्री टेम्परेचर करोगे तब पानी खौलता है, ठीक है। और जो यहाँ की नॉर्मल, जब धूप अधिक होती है तो बहुत ज़्यादा 40-50 मतलब 50
50 रेंज या 40 रेंज, या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो 60 के ऊपर बढ़ ही नहीं पाता है। अगर 60 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो बहुत हाईएस्ट पहुंच गया, समझ लो नॉर्मल बिल्कुल लॉफ कंडीशन हो जाएगा, है ना। तो आप ये चीज़ समझ के चलिएगा, हो सकता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जो अब ट्रोपोस्फियर है, इसका रोल क्या होता है। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं एटमॉस्फेयर हाइट, इसकी हाइट है। अगर पूछा जाए वायुमंडल की हाइट जो ऊपरी है, जहाँ तक अनुमान लगाया है साइंटिस्टों ने कि एयर मंडल कहाँ तक है, तो यहाँ पर 1600 किलोमीटर तक इसकी एटमॉस्फेयर ऊंचाई है। जो हमारा वायुमंडल का घेरा है वो 1600 मतलब 1600 किलोमीटर तक है। ठीक है, ऑफिस को डिवाइड किया गया 5 लेयर में, 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 5 पार्ट हैं, ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। 5 पार्ट्स हो गए, क्लियर है। हिंदी में नाम जानना चाहो तो समझ सकते हो, स्थल मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल को हम आयन मंडल भी बोल सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद में इसी के बीच में आयन मंडल पड़ता है। उसके बाद में थर्मोस्फीयर मतलब ब्राह्मंडल, वो भी एक्सोस्फीयर ब्राह्मंडल। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारा जो लेयर्स हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सरफेस, तो आप क्लियर हो चुका होगा। फिर हम बात करते हैं लगभग मेनली मान लो ये सबसे अधिक गैस जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये अब गैसेज की बात की जाएगी कि इनमें गैसें कौन सी कहाँ पर कैसे पाई जाती हैं। तो ये जो गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलाकर बनाती 99% हैं। ये सबसे ज़्यादा गैसें हैं। हमारे जो ये एयर मंडल देख रहे हैं आप, जो गोला मैंने बनाया था उसके चारों तरफ कितना रेंज है, मतलब 100 मतलब 1600 जो एयर का सराउंड है, घेरे हुए है अर्थ को, उसमें गैसेज पाई जाती हैं। तो गैसें कितनी पाई जाती हैं, मेनली अगर पूछा जाए प्रमुख गैसें जो होती हैं तो होती हैं आपकी नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पर पाई जाती है। और फिर सेकेंड स्केल पर अगर पूछा जाए, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है तो वो आपका है ऑक्सीजन। क्लियर है। और इसमें जिसे हम काउंट करके अगर बताया जाए तो आपको ये क्लियर हो 99% पाई जाते हैं क्लीन। जिसमें नाइट्रोजन की अगर कैपेसिटी पूछी जाए तो ये 78% पाई जाती है ना। अब हम एक गोलाकार आकार में समझ सकते हैं आपको समझाने की, ये बना दिया मैंने आकार है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो, यानी कि यहाँ से लाइन खींचते हैं और ये वाली लाइन, ठीक, ये वाला जो है पोर्शन नाइट्रोजन का हो गया। किसका, नाइट्रोजन यानी कि 78% है ना। नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। ये जो पार्ट है आपका, ये 21%, एक लाइन छोटी सी पतली और खींच लेते हैं, ये 1% वाली है ना जो बचेगी। यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं आपको 21, यहाँ पर 21% ऑक्सीजन, मतलब वो वाला जो पोर्शन है, ये वाला 21% ऑक्सीजन है, मतलब वो 78% नाइट्रोजन। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा ये हम। और 1% में अन्य गैसें जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑर्गेनिज्म है। तो इस प्रकार की अन्य गैसें जो काफ़ी मात्रा में नहीं, ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं। तो ये ग्रोथ लिविंग, ये जीवन को बढ़ाने में भी कॉन्जिबल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की पूछी जाए
महत्ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की महत्ता हमारे बायोस्फीयर पर काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर पूछा जाए, अगर प्लांट्स के लिए यूजफुल, वेरी यूजफुल ऑफ गैसेज, पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बहुत ही यूजफुल, क्योंकि उसी से वो अपना भोजन बनाते हैं, है ना। फिर क्या हम बात करते हैं प्रेजेंट हैं, जिसमें मिनट्स अमाउंट्स इम्पोर्टेंट आ जाती हैं बातें। फिर हम आगे बात करते हैं, इसका घनत्व भी है काफ़ी हमारे वायुमंडल में रहे होंगे। अब यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर जो चीज़ें इंडिकेट कर रखी हैं, देखो नंबर 1 चीज़ टेम्परेचर, ये वाला थर्मोस्फीयर। देखो जो एयरक्राफ्ट अगर वगैरह उड़ाए जाते हैं तो आपकी ये स्थल मंडल में नहीं उड़ाए जाते हैं, क्योंकि स्थल मंडल वाला जो पार्ट है अर्थ का, एयर का, उसमें ज़्यादातर क्लाउड रहते हैं, बादल वगैरह छाए रहते हैं, है ना। बादल का घनत्व ज़्यादा रहता है। जब ऊपर, इसके ऊपर जाते हैं तो इसके ऊपर जहाज उड़ाए जाते हैं स्थल मंडल छोड़कर, यानी कि। फिर हम बात करते हैं जो रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में, तो आप इसके ऊपर और जाइएगा। और एक इसमें ओजोन लेयर है, संताप मंडलों में से मतलब स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बिटवीन में एक है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर मतलब ओजोन गैस की परत बनी हुई है, ये इम्पोर्टेंस है, याद रखना। जो ओजोन गैस की परत बनी हुई है, जिससे सूर्य से प्रकाश, यहाँ पर देखो समझ लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे हमने बताया, ये यहाँ पर ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर है ना, इन दोनों के बिटवीन में एक ओजोन लेयर है इस टाइप में। तो ये जो ओजोन लेयर है, ये जो हमारे ये ओजोन लेयर है, ठीक है। ये ओजोन लेयर ये काम क्या करती है समझो। सन है हमारा, ये क्या है, ये सन है। एक मिनट, हम सन का चित्र बना लेते हैं। ये सन है, ठीक है। ये क्या है, सन। ये सन है। सन से जो हार्मफुल जो किरण आती हैं फोटो से, जो पराबैंगनी वगैरह किरणें आती हैं, वो ये ओजोन लेयर से टकराकर यूं रिटर्न चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? इस तरीके से रिटर्न चली जाएंगी, वापस चली जाती हैं तिरछी। जब तिरछी चली जाती हैं तो ये हमारे अर्थ पर नहीं आ पाती, पृथ्वी है उस पर नहीं आ पाती। जब उस पर नहीं आती तो इससे हमारी सुरक्षा हो जाती है। ये सुरक्षा हो जाती है, अगर ये हमारे पृथ्वी तक आ जाए तो ये यानी कि कैंसर की मात्रा ज़्यादा, कैंसर के पेशेंट होने की अधिकता बढ़ जाएगी। क्लियर है? आपको समझ में आ गया हो? तो ये हम लोगों के लिए ओजोन लेयर एक किस्म से एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है, जिसे हम सुरक्षा कवच बोल सकते हैं, आर्म्स सेफ्टी क्लाउड, है ना। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करती है। अब हम आते हैं मैक्सिमम, डिस्क्राइब द रिप्ली। ऑक्सीजन, देखो जब हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं तो हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। हम जैसे जैसे इन लेयरों में आपको दिखाया गया, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। आपको निचली सतह में, जहाँ बायोस्फीयर है, जो मंडल है या स्थल मंडल है ना, ट्रोपोस्फियर, वहाँ पर आपको अधिकता पाई जाएगी। ऑक्सीजन जो गैस है उसका घनत्व डेंसिटी मैक्सिमम होगी। क्लियर है? तो इस वजह से हमें सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बट
जब हम किसी माउंटेन या हाईएस्ट पीक पर जाते हैं या एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो हमें अक्सर ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? उसका मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन की वहाँ पर भारी मात्रा नहीं होती हो, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ती जाती है ना, जिससे हमें ब्रीथ करने में, सांस लेने में बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब अब आगे हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर। अब देखो, डोमिनियंस ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर क्या है? जहाँ जीव मंडल की बात करते हैं तो ये बहुत सकरा जोन है जो हमारे अर्थ में है। ये कनेक्ट दो चीज़ों के बीच में होता है। जो मंडल जो बना हुआ है दो पार्ट्सों के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है। कौन कौन से? नंबर एक, फर्स्ट है जो लैंड है। दूसरी चीज, लैंड नहीं है तो जीव संभव कहाँ पर रह कहाँ सकता है। फिर दूसरी चीज है वाटर होना चाहिए, जल होना चाहिए। जल नहीं है तो जिएगा कैसे, खाएगा कैसे, पिएगा कैसे, वाष्पन कैसे, आर्द्र नहीं होगी, नमी नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें तो एयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, तो सांस कैसे लेगा। तो ये